नमस्कार, इस बुलेटिन में मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है तब से उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी खत्म करने के लिए भ्रष्टाचारी रोधी हेल्पलाइन सेवा 1031 जारी करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब से हमारी पार्टी सत्ता में आई है मेरे खिलाफ साजिश ही रची जा रही है। ब्लैकमेलर और भ्रष्ट लोग मेरी छवि धूमिल करने के लिए एक साथ आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें गाली देकर कोई भी 24 घंटे के भीतर प्रसिद्ध हो सकता है। उन्होंने हालांकि इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आप सरकार दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में दिल्ली को विश्व के 5 भ्रष्टाचार मुक्त शहरों में जगह दिलाने के लिए हम बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेंगे। केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आज बहुत ही हर्ष का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज ये एंटी करप्शन हेल्पलाइन 1031 इसको लॉन्च करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल हमारी 49 दिन सरकार चली थी। जैसे ही हमारी सरकार बनी हम लोगों ने ये टेलीफोन लाइन लॉन्च की थी। इस बार इसका दोबारा लॉन्च किया जा रहा है। अब अगर दिल्ली के अंदर आपसे कोई रिश्वत मांगे किसी काम करने का तो आप उसको मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, अपना मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग पे लगा लेना और जब वो रिश्वत मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना। उस आवाज को हमें लाके देना, हम उसको ट्रैप करेंगे, उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसको जेल भेजेंगे। दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को 67 सीट दी है, ऐतिहासिक विजय दी है, इतना बड़ा बहुमत। बताते हैं, एक बार सिक्किम में 40 में से 40 सीट किसी की आई थी, नहीं तो शायद भारत के इतिहास में इतना बड़ा बहुमत कभी भी जनता ने किसी पार्टी को नहीं दिया। जनता ने हमें इतना बड़ा बहुमत क्यों दिया? केवल एक ही कारण है जी। पिछली बार जो हमारी 49 दिन की सरकार थी, उस 49 दिन की सरकार में जनता ने जो काम हमारा देखा, उसके बाद से जनता ने ठान लिया कि इन लोगों को वापस लाना है, हमें वही 49 दिन की सरकार दोबारा चाहिए। 49 दिनों में हमने खूब काम करा, रोज खूब काम करे, रात दिन काम करते थे, 24 घंटे काम करते थे। लेकिन 3 बातें ऐसी थी जो जनता के दिल के अंदर उतर गई और जनता उसको भूल नहीं पाई। बिजली के बिल आधे करे थे, पानी मुफ्त करा था और दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करा था। ये 3 चीजें जनता भूल नहीं पाई और जनता ने ठान लिया कि पिछली बार इनको 28 सीट दे दी थी, इस बार इनको सारी की सारी सीटें देके जिताना है। तो दोस्तों, पहली 2 काम तो कर दिए हमने। बिजली के बिल तो आधे कर दिए। किस किस के बिजली के बिल आ गए, जरा हाथ खड़े करो। कम हुए कि नहीं हुए? मैं रोज सवेरे सैर करने के लिए जाता हूं, खूब जनता मिलती है। पिछले 3 दिन से जो मेरे को मिलता है वही हाथ हिला के कहता है, भाई साहब बिजली का बिल आ गया, भाई साहब बिजली का बिल कम हो गया। परसों मैं नाई के यहां बाल कटाने गया, मेरे को देखता ही नाई बोला, भाई साहब बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल कम हो गया। सारे दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं। जब हम ये बिजली की सब्सिडी दे रहे थे तो मेरे को अफसर कह रहे थे, सर 1400 करोड़ रुपए लगेंगे, कहां से आएंगे? मेरे को लगता है अगर 1400 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता खुश होती हो, इससे अच्छा सदुपयोग पैसे का नहीं हो सकता जी।
राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने बेबाक शैली में केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को खबरदार करते हुए कहा कि पहले भूमि अधिग्रहण बिल रद्द करें, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दें और सबके खाते में 15 लाख रुपया जमा करें, तभी बिहार में घुसें, नहीं तो पूरे देश में महाभारत होगा। इसके पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इलियान हुसैन द्वारा पेश राजनीतिक प्रस्ताव में जनता परिवार की एकता के साथ साथ सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प जताया गया। राजद ने लालू के नेतृत्व में और फिर विश्वास जताया और आरएसएस की खुलकर आलोचना करते हुए मोदी सरकार की नाकामियों में उसे भागीदार बताया। कहा गया कि संघ परिवार और सरकार का एजेंडा एक ही है। यही कारण है कि गांधी को दलाल कहकर गोडेस को मंदिर में बिठाया जा रहा है। भड़काऊ बयानों, इतिहास के झूठे संदर्भों, धर्मांतरण व लव जिहाद जैसी जहरीली बातों के जरिए संस्कृति और समाज का भगवाकरण किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं एक खास रिपोर्ट में। माननीय मुलायम सिंह जी ही अधिकृत हैं, उन्हीं को हम लोग बोले हैं कि हम लोग को सबको बुला के आप देश को आप बता दीजिएगा और वो समझिए कि हो गया। आप विलय की प्रक्रिया टेक्निकली पूरा करने के लिए एक बार फिर से कार्य समिति बुलाएंगे? हाँ, मन वहाँ अनाउंस होने के बाद यही शायद है। पार्टी का अभी आप लोगों का कोई चुनाव भी होगा? अब कौन जी का चुनाव अभी होगा? तो विलय भी होगा, पार्टी का चुनाव भी? कहाँ चुनाव हो रहा है? चुनाव नहीं, वो तो अपना मेमोरी चलते रहता। अभी तो मेमोरी हमारा चलिए रहा है, उससे चुनाव अभी कहा। हमारा चुनाव तो अगर नहीं हम मिलते तो हमारा 1 साल बाकी है अभी। वो सब कंफ्यूजन में नहीं रहिए। आपके सांसद पप्पू यादव जी बार-बार विलय का विरोध कर रहे हैं। मिल जाएंगे तो 8 जनवरी का अस्तित्व रहेगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, तो विलय हो जाएगा तो सब खत्म ना हो जाएगा। विलय क्या हो? नहीं, विलय का मतलब विलय वो होता कि गठबंधन बनता तब, अलग अलग चिन्ह पर लड़ेगा तब, उसमें विश्वास नहीं रहता है जनता का। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद शहर में ठीक वैसे ही फिदायीन हमले को अंजाम दे सकता है जैसे कि उसने जम्मू कश्मीर के सांबा स्थित सैन्य शिविर पर किया था। एहतियात उपाय के तौर पर दिल्ली पुलिस को दिए गए परामर्श ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि उन्होंने मारे गए आतंकवादियों में से एक के पास से कागज का एक टुकड़ा बरामद किया था जिसमें लिखा हुआ था कि अगली बार हम दिल्ली में मिलेंगे। खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक परामर्श में कहा कि सांबा में हुए हालिया फिदायीन हमले की जांच में पाया गया कि पाकिस्तान आधारित जैश ए मोहम्मद की दिल्ली में आतंकी हमला करने की योजना है। परामर्श में कहा गया कि जैश ए मोहम्मद की योजना दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर अंजाम देने का है, जो कि सांबा में किए गए फिदायीन हमले जैसा हो सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए हिदायत देने वाले इस परामर्श में कहा गया कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, विशेषकर पुलिस उपायुक्त को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में बचाव एवं सुरक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय करने चाहिए। 21 मार्च को 2 फिदायीन आतंकियों ने सांबा में जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर स्थित एक सैन्य शिविर पर हमला बोला था। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने दोनों आतंकियों को मारकर इस हमले को विफल कर दिया था। इस आशंका का जिक्र उद्योग मंडल एसोचैम की ओर से किया गया है। संस्था की ओर से किए गए एक अध्ययन में इस बात का खुलासा किया गया था कि बारिश की वजह से खराब हुई फसलें सब्जियों की कीमतों में वृद्धि करने को तैयार हैं। दरअसल एसोचैम मस्काएमी वेदर ने संयुक्त अध्ययन में इस बात को बताया गया है कि तैयार फसल को कम से कम 25 से 30% का नुकसान हुआ है। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित गेहूं की खरीद हुई है। बताते चलें कि गेहूं की खरीद सामान्य तौर पर अप्रैल के महीने में शुरू होती है, जो कि अभी तक नहीं हो सकी है। एक रिपोर्ट में यह बात बताई गई है कि मौसम की मार में सबसे ज्यादा आम, केला, अंगूर और चनी जैसी फसलें प्रभावित हुई हैं। इसका सीधा असर इन फलों की उनकी कीमतों पर पड़ा है। बाजार में जाकर इसे आसानी से देखा व महसूस किया जा सकता है। इनके अलावा गेहूं, तिलहन, दाल व फल और सब्जियों के दामों पर भी फर्क पड़ेगा। ऐसे में प्रभावित हुए फसलों और सब्जियों में रबी की फसल प्रमुख है। वहीं सब्जियों में टमाटर, फूल गोभी और धनिया सबसे ऊपर पहुंच गए हैं।
भारतीय अदालतों में 3 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। इस कारण न्यायपालिका की कार्य क्षमता पर भी फर्क पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू ने रविवार को कहा कि अब किसी भी मामले की सुनवाई 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। 24 अदालतों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद न्यायमूर्ति दत्तू ने संवाददाताओं से कहा कि हमने यह फैसला लिया है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि 5 साल के बाद कोई मामला लंबित न रहे। पुराने मुकदमों के लिए 5 साल अधिकतम सीमा है, उसके बाद नहीं है। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। दत्तू से पूछा गया था कि लंबित मुकदमों के मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ मामले करीब 20 साल से लंबित हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट में। We have taken a decision that we will try our best to see that there is no case pending of beyond 5 years. That is, 5 years would be the maximum for an old case. Sometimes enough judges' strength is not available. That is one of the reasons, why there is pendency of cases. But my judges are doing their best to see that the maximum life for a case in a court should not be more than 2 years. सामान्य नागरिक की सर्वाधिक अपेक्षाएं हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मैं भगवान के पास तो नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन ये एक जगह है कि जहां मेरा कुछ होगा। उसके लिए भगवान के पास नहीं पहुंच पाता हूं तो कहां पहुंचूं, तो वो आपकी तरफ देखता है। और उस अर्थ में कितना बड़ा डिवाइन काम आपके पास है। इस इंस्टीट्यूट ने अपने व्यवहार के कारण, अपनी परंपरा के कारण, अपने चरित्र के कारण सामान्य मानवी के मन में ये आस्था पैदा की है। Prime Minister Modi said Lok Adalats were an effective way of dispensing justice for the common man, adding that this mechanism must be strengthened further. Prime Minister called for greater use of technology in the judicial process for the benefit of litigants. Stressing on the need to simplify laws, the Prime Minister urged for removal of unnecessary legislations from the law books. कानूनों की जंजाल में हमारी पूरी न्याय तंत्र फंसा पड़ा है, और ये जिम्मेवारी एग्जीक्यूटिव की है कि वो इसको ठीक से चिंता करें। और मैं तो राज्यों को भी कहूंगा, आपके यहां भी एक एक छोटी छोटी टीम बिठा करके जितने बेफिजूल कानून है उसको निकालिए। जितना सरलीकरण हम लाएंगे, सामान्य मानवी को खुद को समझ आएगा भी ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। और सब व्यक्ति को अगर समझ आता है तो कोई सामान्य नागरिक कानून तोड़ने के स्वभाव का नहीं होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहें खबर 24 आवर्स। सो खबर 24 आवर्स के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से कीप वॉचिंग खबर 24 आवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और इसी तरह से खबर पहुंचाते रहिए सबको 24 घंटे 24 आवर्स। आप लोग देख रहे हैं खबर 24 आवर्स। हम हैं तो सच है। मैं मेघना मलिक, आप सब लोगों को मेरी नमस्ते, राम राम, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं यही चाहूँगी कि आप लोगों का 2015 एक बहुत ही खूबसूरत साल रहे। आपके जो जो सपने हैं वो पूरे हों और आप एक खूबसूरत मकसद में अपना ये मकसद, एक खूबसूरत मकसद लेकर आप अपना ये 2015 पूरा करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबरों की तरफ। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा।
मायावती ने कहा कि 1 साल में ही जनता का विश्वास केंद्र की मोदी सरकार से उठ गया है, जिसके लिए अब जनता मोदी सरकार को माफ नहीं करेगी। अखिलेश सरकार पर मायावती ने निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। क्या कुछ कहा मायावती ने, आइए सुनाते हैं आपको। में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार को भी बने हुए अब लगभग 10 महीने पूरे हो चुके हैं और इस अवधि में इन्होंने देश व जनहित में किए गए अपने चुनावी वायदों को निभाने की तरफ बहुत कम और यहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों व धन्ना सेठों आदि के हितों को ही साधने की तरफ ज्यादा अपना ध्यान दिया है। सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुसलमानों व अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की भी कोई खास अच्छी हालत हमें नजर नहीं आ रही है और इन सब कारणों से ही पूरे प्रदेश की आम जनता में हर तरफ काफी ज्यादा निराशा। पूर्वी लद्दाख में पिछले महीने चीन के सैनिकों द्वारा 2 बार घुसपैठ करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 20 और 28 मार्च को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों बुरतेसे और देपसांग क्षेत्र में आ गए थे। भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा स्थापित अंतिम अड्डे ओल्ड पेट्रोल पॉइंट तक चीन के सैनिकों ने पहुंचने की कोशिश भी की थी। हालांकि सेना ने उनकी कोशिशों को नाकाम करते हुए उन्हें वापस जाने के लिए बाध्य कर दिया था। आपको बता दें कि 2 साल पहले देपसांग इलाके में ही चीनी सैनिकों ने 21 दिनों तक डेरा जमा लिया था और दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। उन्हें सीमा से बैनर दिखाकर वापस लौट जाने के लिए कहा गया। हालांकि सेना के अधिकारियों का कहना है कि दोनों घटनाएं कोई बड़ी और अस्वाभाविक बात नहीं है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलओसी को लेकर विवाद के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। चीनी सैनिक घुसपैठ न कर सके, इसलिए भारत के सैनिकों ने इस क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। चीन के सैनिकों ने इस क्षेत्र में उस वक्त घुसपैठ की कोशिश की जब 23 मार्च को नई दिल्ली में भारत और चीन के प्रतिनिधि सीमा विवाद सुलझाने के लिए 18वें राउंड की बात कर रहे थे। पहले से भी होते रहा है। चीन और पाकिस्तान की हिंदुस्तान के खिलाफ साठगांठ रही है और अब अपने प्रधानमंत्री जी जिस समय चीन के राष्ट्रपति आए थे यहाँ और चाइनीज़ फौज हमारी सीमा में घुसी उससे और फिर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दे दिया गया है, अब वो ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। बावजूद इसके सीमा पर गोलियां चल रही हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे सिटीजन मारे जा रहे हैं। तो ये सब सवाल तो प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी से आप लोग सवाल पूछ कहाँ पाते हैं, वो मिलते कहाँ हैं आप लोग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर 24 आवर्स पे जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। बात चारा घोटाले मामले की जगन्नाथ मिश्रा ने सीबीआई कोर्ट में समर्पण कर दिया है। आप 2 बॉल के बाद धोनी बॉलर के पास पहुंच जाते हैं और उनको समझाने लगते हैं। कुछ लग रहा है कि आपसी सामंजस्य अब बेहतरीन यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं।